वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 5 के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने कल कर रखा है। इस जो 5वां टेस्ट है इसमें कुल 30 प्रश्न थे, तो 30 प्रश्नों को एक साथ सॉल्व किया जा सकता था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती। जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया है रीजनिंग के लिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट देना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आरओ एग्जाम या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जीएस का बहुत ही महत्व होता है। तो आप अपना पूरा समय जीएस पर लगाएंगे, 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे आप रीजनिंग पर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 15 में आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिए, रश्मि रैंक 17th फ्रॉम द टॉप एंड 14th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इस प्रश्न का हिंदी वर्जन यहाँ पर दिए, रश्मि एक कक्षा में शीर्ष से 17वीं और नीचे से 40वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग के इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बेसिक सा फार्मूला लगेगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जो लेफ्ट राइट है इसी को आप टॉप और बॉटम के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए ये टॉप हो गया 17 से और बॉटम हो गया 40 से, तो आप लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू 17 और प्लस में 40 और माइनस 1। 17 और 40 57 हो जाएगा, 57 में से एक कम करेंगे तो आपको 56 मिलेगा। अब इसके विकल्प को देखिए, यहाँ पर 56 दिया ही नहीं है, अब यहाँ पर एक विकल्प है डेटा अपर्याप्त, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आप कहेंगे आंसर 56 है तो ये क्यों उत्तर बनेगा। देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है कि अगर ये ऑप्शन मिला होता तो ये सही करते, नहीं मिला है तो डेटा अपर्याप्त कैसे, जैसे समझिए यहाँ से ये ऐसे ऊपर से रश्मि यहाँ पर 17वें स्थान पर है, नीचे से 40वें स्थान पर हो गई। अब इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं आपको नहीं पता है, तो इस वजह से डेटा अपर्याप्त है। अच्छा, इसको बैठाने का एक तरीका और हो सकता है, जैसे देखिए ऊपर से 17वां यहाँ पर आ गई, अब जो 40वां है ना, ये 40वां इसको क्रॉस करके जैसे 17 के ऊपर जा करके यहाँ पर आ जाती, तब भी आप नहीं क्लियर कर पाते कि इसके ऊपर कितने बनेंगे। जैसे ऊपर 17 फिक्स हो गया, नीचे फिक्स हो गया, लेकिन बीच वाला नहीं क्लियर हो पाएगा, तो इस वजह से इसमें डेटा अपर्याप्त टिक करना ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, तो हम लोग हिंदी के माध्यम से हल करते हैं। हर्षित ने कहा मेरी माँ सोहन के भाई की बेटी है, सोहन का हर्षित से क्या संबंध है। देखिए इसको आप ऐसे डायरेक्टली पढ़ते समय भी सॉल्व कर सकते हैं। हर्षित ने क्या कहा कि मेरी माँ, जो हर्षित की माँ है, सोहन के भाई की बेटी, समझिए ये सोहन हो गया, इसका भाई है, अब इसकी बेटी है ना, ये कौन है, ये हर्षित की माँ है। हर्षित की माँ है तो देखिए हर्षित का इस आदमी के साथ जो संबंध होगा, हर्षित इसका नाती होगा और ये आदमी इसका नाना होगा, मतलब यहाँ पर ग्रैंड का रिलेशन होगा, चाहे ग्रैंड सन आए या फिर ग्रैंड फादर आए, लेकिन विकल्प में देखिए ग्रैंड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका सही उत्तर बनेगा, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर दिया, गाय बछड़ा से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह बिल्ली से संबंधित है। देखिए बछड़ा का संबंध, माफ कीजिएगा मैं गाय पहले बोल गया, बछड़ा का संबंध गाय से, तो बछड़ा का संबंध गाय से, तो बिल्ली का संबंध किससे होगा, बिल्ली का संबंध बिल्ली का बच्चा, मतलब जिसे किटन कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखते हैं तो ये कॉल्फ होता, ये काऊ होता, कैट और किटन बनता, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दिया कि यदि सर्दियों को बसंत कहा जाता है, जो सर्दियाँ हैं इसको बसंत कहा जाता है, और बसंत को बारिश कहा जाता है, बारिश को तैराकी कहा जाता है, और तैराकी को बादल कहा जाता है, बादल को काला पानी कहा जाता है, तो बारिश कब होती है। देखिए बादल को काला पानी कहा जाता है, और जब बादल रहेगा तभी बारिश होगी, तो इस वजह से काला पानी कहना इसका सही उत्तर बनेगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा, बी का मतलब दूसरा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर दिया है कि ये हिंदी से ही देखते हैं ताकि सबको आसानी से समझ में, और जिसको इंग्लिश देखना है तो देख सकते हैं। सीमा रेखा की तुलना में लंबी, जो सीमा है ना, सीमा लंबी है किसकी तुलना में, रेखा की तुलना में, तो यहाँ पर भाई रेखा से लंबी हो गई सीमा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। आगे है अंजना सीमा से लंबी, अब जो अंजना आएगी, अंजना सीमा से भी लंबी है, तो यहाँ पर हम लोग अंजना को रख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है शेफाली सबसे लंबी। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, सेजल जो है ना, सेजल ये अंजना से लंबी, तो सेजल को यहाँ पर रखते हैं, सेजल हो गई, और इसके बाद बोला गया शेफाली सबसे लंबी, तो यहाँ पर शेफाली आ गई। हम लोगों ने इनको हाइट के क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब बताना है बीच में कौन है, तो बीच में अंजना है। अंजना के अलावा आपसे और भी कुछ पूछता सबसे किनारे पर कौन है, तो आप आराम से टिक कर पाते, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर दिया है
कि सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। देखिए जब 90 डिग्री की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि 12 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण बनता है ये 22 बार बनता है। अगर यही 24 घंटे में पूछ लिया जाता तो ये 44 बार आपको याद रखना। तो आसानी से आप टिक कर पाएंगे 22 विकल्प तीसरा इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर दी, आकाश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए मान लीजिए आकाश यहाँ पर खड़ा है, ये पूरब की ओर गया 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है। इसके बाद बाएं मुड़ता है, जब पूरब से लेफ्ट टर्न लिया जाएगा तो आप हमेशा नॉर्थ में जाएंगे, मतलब उत्तर में। लेफ्ट टर्न लिया और 6 किमी यहाँ पर चलता है। इसके बाद यहाँ से दाएं टर्न लेता है, मतलब इधर टर्न लेगा और कितना चलेगा 7 किलोमीटर चलता है। और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे आएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है आप समझिएगा। देखिए शुरुआती बिंदु ये है तो 5 किलोमीटर तो ये है, ये जो 7 किलोमीटर ऊपर है यहाँ पर भी ये 7 किलोमीटर ही आएगा। तो 5 पहले तो 7 यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कुल 12 किलोमीटर हो जाएगा। 12 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, जो कि विकल्प तीसरे में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर दिया है कि नीचे प्रश्न दिया है और 2 कथन, कथन 1 और कथन 2 दिया है और कुछ जानकारी भी दी है। निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए पिता की आयु और पुत्र की आयु के बीच का अंतर अब 21 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। पहला कथन दिया 5 वर्ष के बाद पिता और बेटे की आयु का अनुपात 5:2। कहानी को समझिएगा, जो डिफरेंस होता है एज डिफरेंस, ये हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर आज 21 साल है ना तो 50 साल बाद भी 21 साल ही रहेगा। फादर और सन इनके एज का डिफरेंस है 21, ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखिए 5 साल बाद इनका अनुपात 5:2 होता है, मतलब 5 साल बाद अगर आएंगे तो 5:2 हो जाएगा। इनके अनुपात में डिफरेंस 3 का है और जो एज में वास्तविक डिफरेंस है ये 21 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 5 साल बाद पिता की उम्र 35 हो जाएगी और बेटे की उम्र 24 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो पहले से ही आपने क्लियर कर लिया, अब दूसरे को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे, केवल 1 से ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं। विकल्प 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पहचाने। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जो वस्तु का जो हिस्सा दर्पण के पास होता है, मिरर प्रतिबिंब में भी वही हिस्सा दर्पण के पास रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये हिस्सा है, देखिए ये खाली एरिया है और ये पेंटेड एरिया है। तो अब देखिए यहाँ पर खाली एरिया और पेंटेड एरिया यही पास रहेगा। इस इमेज को आप जस्ट ऐसे पलट देंगे, तो जब पलट देंगे तो ये वाला जो भरा वाला एरिया दूर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर खाली और पेंटेड देख रहे हैं, ये उत्तर में शामिल हो सकता है, ये भी उत्तर में शामिल हो सकता है, लेकिन ये दोनों उत्तर में शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई सामान्य सी बात है, इसमें दोनों पेंटेड और इसमें दोनों खाली है। अब यहाँ पर ये सही है या फिर ये सही है, इसका डिसीजन करना है। तो इसका डिसीजन आप इस तथ्य से करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया क्या है, ये मिरर के पास है, इसका मतलब जो पास रहेगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये पास से ज़्यादा इसकी अपेक्षाकृत, तो इसका सही उत्तर ये बन जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें ये दिया है कि एक आकृति यहाँ पर दी गई है, अगर इसे ऐसे मोड़ दिया जाए, जैसे इसको ऐसे मोड़ दिया जाए तो फिर क्या आकृति बनेगी फाइनल। देखिए जब मोड़ेंगे ना, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके अंदर आ जाएगा छोटा वाला सर्कल, ठीक। और इसके बाद ये जो ट्रायंगल इस प्रकार से बना है, जब इसको मोड़ कर उठाकर ऊपर रखेंगे तो ये ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा। देखिए पहला नहीं हो सकता, दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि तीसरे में ट्रायंगल नीचे है, चौथे में भी नीचे है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर दिया है कि निम्न नीचे जो सीट दिया है इसको मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है, तो बताइएगा कि एम के विपरीत क्या होगा। देखिए ये एक ओपन डाइस है, इसको मोड़कर क्लोज डाइस में परिवर्तित किया गया। आपको बताना है कि एम के अपोजिट क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। अब ये जब भी ओपन डाइस को क्लोज डाइस में परिवर्तित करते हैं तो अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एल के अपोजिट एन हो जाएगा, ओ के अपोजिट पी हो जाएगा और एम के अपोजिट क्यू हो जाएगा। इसमें से कुछ भी पूछे आप बता लेंगे, एम के अपोजिट क्यू है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित पत्रक को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया, तो बताइए यू के विपरीत क्या होगा। वही बात है, यू के विपरीत डब्ल्यू सीधा सीधा दिख रहा है, तो आप टिक करो, आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, किसी कक्षा में स्वर्ण को शीर्ष से 16वें और नीचे से 6वें स्थान पर रखा गया, कितने छात्र हैं। देखो अब विकल्प देखो, यहाँ पर डाटा अपर्याप्त है, नहीं लिखा गया, तो आप आराम से लिख लेंगे टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट की वैल्यू 16 हो गया, राइट की वैल्यू 6 हो गया और -1, 16 6 22 में से एक गया 21, जो कि विकल्प तीसरा है। देखिए ये पीछे हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पर डेटा अपर्याप्त को टिक किया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैसी परिस्थिति थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है कि द डे बिफोर एस्टरडे वॉज संडे, व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर। देखिए समझिए, यदि कल के पहले रविवार था तो परसों किस दिन होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना। देखिए कल एक दिन हो जाएगा, पहले भी एक दिन हो जाएगा,
इसके बाद परसों, मतलब कल और परसों 2 दिन हो जाएगा, तो ये 4 दिन का गैप है। संडे से 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रेनबो शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब उन्हें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। कर लीजिए भाई, रेनबो RAINBOW, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, A फिर B, C D E F नहीं है तो फिर I हो जाएगा, इसके बाद N आएगा, N के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर O आ जाएगा, O के बाद R और फिर लास्ट में W। देखिए पहला ये रहा और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 1 3 इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प दूसरा। तो साथियों ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। 15 में आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को अगर आप लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।